हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल है स्टडी। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने क्लास 10th के एक नए वीडियो में आए हैं। क्लास 10th के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आप देख पा रहे हैं कि आज के वीडियो पे हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हम लोग करने वाले हैं। डिटेल में करेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। उसके बाद जो है एसेट ऑफ सैप एक प्रोसेस होता है, वो क्या है। दूसरा है ट्रांसपीरेशन। तीसरा है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कैसे होता है। ये प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करने की बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, and then we will finally discuss the structure and function of the nephron। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम लोग कवर करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। बहुत ही सरल अंदाज में हम लोग अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो हमको पता है कि एक जगह स्थिर रहता है। प्लांट में तो मूवमेंट नहीं होता है। प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत स्लो प्रोसेस है। उसको बॉडी को बहुत एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लांट में क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है। सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। जो जो सब्सटेंसेस प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, सबसे पहले तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद मिनरल्स का होता है, वाटर एंड मिनरल्स। फिर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज के रूप में सुक्रोज का। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, एंड वेस्ट सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो इन प्लांट में बहुत सारे वाटर मिनरल्स, फूड, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। These substances transport in plants in two ways। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं जिनका ट्रांसपोर्ट प्लांट में होता है, ये दो तरीके से होगा। दो तरीके से होता है। पहला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्स इज स्मॉल। अगर मान लीजिए दो सेल्स के बीच में अगर डिस्टेंस जो है वो बहुत ही स्मॉल है, अगर वो कम डिस्टेंस है, मान लीजिए कि अगर डिस्टेंस जो है हमारा वो बहुत कम है। सपोज कीजिए कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो मान लीजिए यहाँ से यहाँ का था, ये बहुत स्मॉल प्लांट है, यहाँ लेफ्ट है, और हमको ये पॉइंट है ए और एक पॉइंट ये बी है। यहाँ से कोई सब्सटेंस जो है यहाँ पहुंचाना है, तो ये डिस्टेंस तो बहुत स्मॉल है। इसमें देन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें क्या होगा, if the distance is very small, then transport of substances takes place by diffusion and osmosis। ये यहाँ से यहाँ सब्सटेंस है डिफ्यूज कर जाए, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और यहाँ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए पहले पूरा कर लेगा। if the distance is very small। लेकिन अगर सपोज कीजिए तो ये स्लो प्रोसेस है, इसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए जो है चीजें चली जाए। लेकिन अगर if the distance between two cells is very large, अगर मान लीजिए वो बहुत लार्ज है, ड्यू टू चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन, अगर प्लांट का बॉडी डिजाइन बहुत बड़ा, मान लीजिए कि ये एक प्लांट है और इसका बॉडी डिजाइन बहुत बड़ा है। अब हमको यहां से वाटर है मिनरल से जो भी चीज को ट्रांसफर करना है वो यहाँ पहुंचाना है, तो ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो है
सिर्फ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए काम नहीं चलेगा। ये वेरी स्लो प्रोसेस, इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। In this case, if the distance is very large, they will need a proper channel, that will be need a vascular system. तो हमको उसमें vascular system की आवश्यकता पड़ेगी, यानी we require xylem and phloem which will transport the substances from very far distance तक वो ले जाए। तो उसके लिए हमको प्रॉपर सिस्टम चाहिए। अब इसके लिए क्या है, तो इसके लिए हमको जो है प्रॉपर सिस्टम चाहिए। यहां पर आ गया कि इन दिस केस if the distance is very large, diffusion and osmosis will not be sufficient in very higher plants due to slow process. Because diffusion और osmosis slow process है, तो higher plants में ये नहीं चलेगी। तो क्या करना होगा? A proper system of transportation is therefore essential in such situations. So in higher plants, there is a proper system of transportation called vascular system. तो उसमें हमको क्या चाहिए? एक प्रॉपर चैनल चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जो हमारा है वैस्कुलर सिस्टम का। वो क्या है? वैस्कुलर सिस्टम का। उसमें हमको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम, विच इज मेड अप ऑफ वैस्कुलर और ट्रांसपोर्टिंग और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो वैस्कुलर और कॉम्प्लेक्स या परमानेंट टिश्यू से मिलकर बना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये दो तरह के वैस्कुलर और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड द वैस्कुलर टिश्यू और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसकी आवश्यकता पड़ेगी प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। तो जब डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा तो उसमें प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम और फ्लोएम की मदद से होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम, यानी जाइलम टिश्यू के जरिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का कैसे होगा। क्योंकि जाइलम जो होता है वो प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है। प्लांट के रूट में प्रेजेंट होने वाला पाया जाने वाला वो वैस्कुलर टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसलिए पहला ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम। अब जाइलम में जो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। सैप यानी जो भी वाटर में हम लोग मिनरल्स घुला है, जो भी डिजॉल्व फॉर्म में है, हम खाद वगैरह जो भी डालते हैं, दैट इज कॉल्ड सैप। तो एसेंट ऑफ सैप एक प्रोसेस है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, दैट इज कॉल्ड सैप, फ्रॉम द रूट टू द upper part of the plant against the gravitational force through xylem tissue is called essence of sap. इसमें क्या होता है कि अपवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इस अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि रूट के जरिए जो है वाटर और मिनरल्स का प्लांट के अदर हिस्से में ट्रांसपोर्ट होता है। अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में होता है। इसलिए हम लोग इसको इस प्रोसेस को, जिसमें द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स थ्रू जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। उसको हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। इस प्रोसेस में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ऊपर की ओर होता है, कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप पे एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। इट इज अ यूनिक डायरेक्शनल मूवमेंट, ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ ऊपर की होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में होता है। तो ऊपर की ओर होता है, एक ही डायरेक्शन का होता है, जड़ से लेकर प्लांट के दूसरे पार्ट को पहुंचाया जाता है
और इसमें जाइलम का महत्वपूर्ण रोल है। और जाइलम कोई प्रकार का डेड टिश्यू होता है, क्योंकि ये बेसिकली या मेनली डेड सेल से मिलके बना होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं जाइलम किससे मिलके बना। जाइलम इज मेड up of four types of elements or cells। जाइलम क्या है? चार प्रकार के सेल्स या एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। अब वो कौन चार प्रकार का सेल्स है उसको हम लोग देखते हैं। विच आर द फोर टाइप्स ऑफ सेल्स दैट जाइलम इज मेड अप ऑफ। तो जाइलम जो है वो हमारा चार प्रकार के सेल्स से मिलकर बना होता है। फोर टाइप्स ऑफ सेल्स होती है जिससे मिलकर हमारा जाइलम जो है वो बना होगा। फोर टाइप्स ऑफ सेल्स है। फोर टाइप्स ऑफ सेल्स क्या क्या है इसको देखिए। फोर टाइप्स ऑफ सेल्स जो है जाइलम के लिए, उसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है ट्रैकिस। TRACHEIDS ट्रैकिस। उसके बाद दूसरा है इसमें वेसल्स। वेसल्स जो होता है उस टिकट प्रकार का सेल्स है। तीसरा जो है आपका वो है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स। और चौथा प्रकार का जो सेल्स है वो है जाइलम पैरेन्काइमा। तो हमारा जाइलम जो है ये चार प्रकार का सेल्स से मिलकर बना है जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें जो है ये आपका ये तीन प्रकार का जो टिश्यू है ट्रैकिस, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, ये डेड होता है। इसीलिए ओवरऑल एक ही जो है ये आपका जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग होता, ये सिर्फ लिविंग होता। इसीलिए फ्लोएम जो है सॉरी जाइलम जो होता है वो डेड टिश्यू होता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रैकिस और वेसल्स ट्रांसपोर्ट मेनली ये इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इनके मदद से होता है। वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रैकिस एंड वेसल्स करवाते हैं। इन्हीं का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है स्थिति से। तो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है इसमें। और जो है हमारा जाइलम का फायदा क्या करता है, जाइलम फाइबर सपोर्ट करता है। ये सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जाइलम और फ्लोएम तो हमने जैसे आपको बताया कि बेसिकली जो है वो चार प्रकार का इनमें होता है। आपको जाइलम सेल्स, जाइलम मेड ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स। जाइलम है वो चार प्रकार का सेल्स से मिलकर बना है। जाइलम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स। जाइलम जो है वो चार प्रकार के सेल्स से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम वो देखते हैं कि वो चार प्रकार का सेल्स कौन कौन है जिससे मिलकर के जो है जाइलम बना है।
तो जाइलम में बेसिकली जो है 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है। सबसे पहले तो आप देखिए पहला, इसमें है ट्रैकिस। क्या है ट्रैकिस? पहला सेल्स लगा हुआ है ट्रैकिस। दूसरा जो सेल्स है वो है वेसल्स, उसका नाम है वेसल्स। तीसरा जो है आपका वो है जाइलम। जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स डिफरेंट प्रकार के सेल्स होती है। चौथा जो सेल्स होता है या एलिमेंट्स होता है जाइलम का, वो है जाइलम पैरेन्काइमा। ये जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये चौथे प्रकार का सेल्स होता है, ब्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें जो है आपका डेड फ्लोएम डेड इसलिए होता है क्योंकि 3 सेल्स जो होती है इसमें वो डेड होती है, और सिर्फ एक मात्र जो होता है जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग होता है। इसीलिए इसको हमको बेसिकली जाइलम टिश्यू हम लिखा। ब्रैकेट्स और वेसल्स का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मैं ये मदद करता हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पाइप का एक स्ट्रक्चर है, और पाइप का एक स्ट्रक्चर होने के कारण जो है वो ट्रैकिस और वेसल जो है वो कंडक्शन करता है। इसमें इस तरह से पाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है जिसके कारण क्या है वाटर का मूवमेंट होता है ऊपर क्यों। जाइलम फाइबर्स जो है डेड टिश्यू है ये नहीं, तो ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ ये देता है, सपोर्ट और स्ट्रेंथ के लिए। जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है? तो अगर हम लोग बात करें जाइलम पैरेन्काइमा का, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये बेसिकली जो है लैटरल लैटरल एंड साइड वाइज ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। लैटरल साइड वाइज ट्रांसपोर्ट मतलब अगर मान लीजिए ये है कि लैटरल एंड साइड वाइज ट्रांसपोर्ट, लैटरल एंड साइड वाइज अगर मारी जा रहा है ऊपर और कहीं थोड़ा मारी इधर भी जरूरत पड़ा, वाटर का इधर भी जरूरत पड़ा, तो इसमें मदद करेगा जाइलम पैरेन्काइमा। एंड ऑल्सो फॉर स्टोरेज, ये स्टोरेज के लिए भी होता है, पैरेन्काइमा का रोल स्टोरेज में भी होता है। तो ये हमारे जाइलम टिश्यू जो है वो 4 प्रकार के सेल्स से मिल करके बना होता है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, और इसकी मदद से जो है ऊपर की ओर रूट से लेकर के प्लांट के डिफरेंट हिस्से तक जो है वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाने का काम जाइलम करता है। विद द हेल्प ऑफ द जाइलम सेल्स, ट्रैकिंग वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। चलिए, ये हो गया आपका। आगे हमको देखेंगे कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो प्लांट में एक्चुअली कैसे होगा। या स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग वाटर इन द ग्राउंड गोज टू द रूट, ये सबसे पहले है। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है आपको समझेंगे। इसमें पहले देखो है, तो पहले क्या होता है पहले कि वाटर जो है ग्राउंड में है, ये सबसे पहले वाटर जो है वो
यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये रूट प्लांट बेसिक है, रूट है सोते हैं। अब वाटर का है सबसे पहले ग्राउंड में, यहाँ पर जो है आपका पानी सबसे पहले, यहाँ पर वाटर जो है आपका ये यहाँ का है, वाटर गोज इनटू द रूट, एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर सेल्स, और जो यहाँ पर रूट हेयर सेल्स है इसके द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद गोज टू इनर रूट सेल्स, ये अंदर के रूट सेल्स पर जाएगा। उसके बाद पुल्ड अप बाय जाइलम, फिर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर जो जाइलम सेल्स हैं इनके द्वारा ये पुल्ड अप कर लिया जाए। पुल्ड अप बाय जाइलम चौथा स्टेप, अपवर्ड मूवमेंट, अब पानी जो है वो ऊपर की ओर चढ़ने लगेगी, पानी ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा, ये अपवर्ड मूवमेंट होने लगेगा वाटर का, और इस तरह से टू द सेल्स इन द लीव्स, ये यहाँ से मूवमेंट करने के बाद वाटर जो है वो पत्तियों में के सेल्स में चला जाएगा, लीव्स में चला जाएगा। जाइलम कैन पुल द वाटर फ्रॉम सॉइल, और वो पुल करके जाइलम को देगा, ये लीव्स में चला जाएगा। गो टू द सेल्स इन द लीव्स, के लीव्स ये सेल्स में चला जाएगा इस तरह से। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है आपका ये डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमाटा इन लिप्स, और लिप्स में जो है स्टोमाटा के जरिए वो डिफ्यूज कर जाएगा। उसके बाद जो है यही प्रोसेस जो वहां पर वाटर मिल जाएगा, फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लिप्स कैसे हुआ, ये हम लोग समझ गए, इसको इसके माध्यम से आपने समझा। अब नेक्स्ट जो है हमारा होगा वो है ये फोर्स दैट, इसमें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपना। यहां पर आ रहा द फोर्सेस दैट कंट्रीब्यूट टू एसेट ऑफ सैप आर एज फॉलोइंग। अब जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है जाइलम टिश्यू के जरिए, जो जाइलम जो है वो वाटर मिनरल्स को रूट से लेकर के कैसे जा रहा है, इसके लिए दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एक है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशन और सक्शन पुल, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये डायग्राम जो है हमने भाई यूज किया है डायग्राम, इसलिए वो एंड करने का था। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाउ द ट्रांसपोर्टेशन पुल और सक्शन पुल is responsible for the transport of water and minerals through the xylem tissue. जाइलम के जरिए कैसे वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें दो प्रेशर काम करता है, एक रूट प्रेशर और एक ट्रांसपिरेशन और सक्शन पुल। जो हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वाटर जो है एब्जॉर्ब किया जा रहा है इसके तरीके, वाटर जो है वो रूट के जरिए यहाँ से एब्जॉर्ब किया जा रहा है। द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स, रूट हेयर से एब्जॉर्ब है, वो सामने बताया कि ये इनर रूट में जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पर ट्रैकिस से आएगा, जाइलम जो है इसके ऊपर इनको कैरी करके ले जाएगा, और लीव्स में जो है आपका वाटर पहुंच जाएगा। ये कैपिलरी फोर्स एक जनरेट होगा जिसको हम सक्शन प्रेशर या सक्शन पुल बोलते हैं। ये डे टाइम में काम करता है, रात के समय सिर्फ रूट प्रेशर काम करता है, डे टाइम में ये इसलिए काम करता है कि यार लिप्स के जो वाटर है वो, लिप्स का जो वाटर है वो वेपर बन के, वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। वास्तव में ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है जिसके कारण पानी जो है पत्तियों से निकल जाता है,
तो यहाँ पानी का कमी हो जाता है, तो इसके कारण एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन पुल, जिसके माध्यम से वाटर जो है ऊपर की ओर मूव करता है और वो यहाँ पर वाटर की कमी को पूरा करता है। वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन लॉस होता है वेपर बन के, तो एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है, ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है और वो प्रेशर के जरिए जो है वाटर ऊपर की ओर मूव करता है। तो हो आपको ये समझ में आ गया कैसे वाटर जो है रूम प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन पुल की मदद से ऊपर की ओर आपको और वन डायरेक्शन में मूव करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेंट ऑफ सैंड। तो ये था हमारा मूवमेंट of water and minerals with the help of the xylem tissue, and that is called ascent of sand. आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसपिरेशन। जैसा हमने आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन है क्या, तो ट्रांसपिरेशन द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो वाटर का जब लॉस होता है, पत्तियों की सतह से पानी ऊपर जलवाष्प बन के वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है, तो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीफ। अब वहां ट्रांसपोर्टेशन का वाटर की कमी होता है, तो ये मदद करता है वाटर को नीचे रूट से ऊपर की ओर ले जाने में और एक तरह से ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है। इसका पहला काम। दूसरा है ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता, इसलिए ये सिस्टम। और एक्स्ट्रा वाटर से छूटा पानी के लिए प्लांट अपना वाटर को वाटर वेपर के रूप में लॉस करता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। यानी ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट। तो ये था ट्रांसपिरेशन और उसका फंक्शन। आगे बढ़ते हैं लोग। अब वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू के जरिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होगा। फूड जो कि लिप्स में प्रिपेयर होता है, लिप्स आर फॉर द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट, तो वहां पर पाया जाता है दूसरा हमारा वेस्कुलर टिश्यू जिसका नाम है फ्लोएम। और फ्लोएम का काम है पत्तियों में प्रिपेयर फूड को लिप्स से दूसरे जगह तक पहुंचाना। इसमें मूवमेंट ऊपर की ओर भी होगा और नीचे की ओर भी होगा। तो फ्लोएम में मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लिखा दोनों, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम के जरिए भोजन दोनों तरफ मूवमेंट करके लीव्स से दूसरे पार्ट में जाता है प्लांट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जब ग्लूकोज का या सुक्रोज का प्लांट के लीफ से दूसरे जगह मूवमेंट होता है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी लगता है। जबकि वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में जायदाद के जरिए कोई एनर्जी नहीं निकलता। और फ्लोएम एक प्रकार का लिविंग टिश्यू है और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ऊपर भी होता है और नीचे भी होगा। आगे हम देखते हैं फ्लोएम को हमारा है। फ्लोएम टिश्यू तो होता है, ये 4 प्रकार के सेल्स से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स और एलिमेंट। तो फ्लोएम में 4 प्रकार का सेल्स है। इसमें आप यहाँ देख पा रहे हैं फ्लोएम टिश्यू। इसमें सबसे पहले होता है सीड ट्यूब, उसके बाद कंपेनियन सेल्स, फिर फ्लोएम मेसेंचिमल और फ्लोएम फाइबर्स। ये 4 प्रकार के सेल्स से मिलकर फ्लोएम भी बना होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। कौन कौन 4 प्रकार का जो सेल्स है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो फ्लोएम में हम तो बात करें तो 4 प्रकार के जो सेल्स हैं जिसमें फ्लोएम जिससे मिलकर बना है, उसमें सबसे पहला जो सेल्स है वो है सीड ट्यूब, जिसको सीड सेल्स भी बोलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं चल नहीं ना देगा। दूसरा जो है आपका वो है कॉम्पेनियन सेल्स। कॉम्पेनियन को डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं। कॉम्पेनियन सेल्स दूसरे प्रकार का सेल्स या एलिमेंट्स होता है।
फ्लोएम में तीसरा जो है वो है फ्लोएम फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा। और चौथा जो होता है वो होता है आपका फ्लोएम फाइबर्स भी इसमें होता है। फ्लोएम फाइबर्स जैसे कि हमने बताया फ्लोएम जो है वो लिविंग टिश्यू होता है, जाइलम डेड होता है। जाइलम को हम लोग उड भी बोलते हैं, फ्लोएम को हम लोग बाश बोलते हैं, बाश। तो इसमें जो तीनों सेल्स है ऊपर का, फ्लोएम में तीनों डेड था, जो तीनों लिविंग है। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लिविंग, सो कॉल्ड ये लिविंग टिश्यू, ये लिविंग है। सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स जो है वो डेड होता है। तो मोस्टली फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू। It is made up of 4 different types of cells, that is sweet tube, companion cells, floid parenchyma and floid fibers की मदद से फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जो वाई डायरेक्शनल है। तो होगा तो ये समझ में आ गया होगा इसको। तो इसको हम लोग सेव कर देते हैं, आप इसको देखें। चलिए आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन फ्लोएम occurs in both upward and downward direction। इसीलिए फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। यहाँ का आप देख पा रहे हैं ये जाइलम है। जाइलम जो है वो वाटर को लेकर के जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्लस वाटर ऑफ जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स की वजह से जो है वाटर वो मूव करेगा, मूव करने के बाद वो फ्लोएम लिप्स पे जाएगा फ्लोएम में जो सीड ट्यूब्स है इसमें जो है इसके पास जो है वो लिम्स से जो सुक्रोज है, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सुक्रोज यानी जो ग्लूकोज है, लुब्रिकेंट फूड है, वो आएगा यहाँ पर वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो नीचे की ओर मूव करेगा एंड वाटर यहाँ लेकर के आएगा और फिर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप अगर देखें तो ये पहला है सोर्स सेंस, यहाँ से आने के बाद leads to growth into flowing seed tubes, reducing their water potential। यहाँ वाटर घट गया और ये यहाँ पर आ करके आ गया आपका फूड। फूड जब यहाँ सेड ट्यूब्स के पास आ गया यानी कि फ्लोइंग के सेल्स के पास आ गया तो वाटर इज टेकन अप फ्रॉम जाइलम वेसल्स बाय ऑस्मोसिस, राइजिंग द प्रेशर पोटेंशियल इनटू द सीड ट्यूब्स। और वाटर यहाँ से लेने का वाटर में डिजोल्व होता है, वाटर के माध्यम से वो जो सीड ट्यूब्स है वो फूड को कैरी करेगा। इंटरनल प्रेशर डिफरेंस ड्राइव द सेल डाउन टू द स्टीम ट्यूब टू स्विंग सेल। और जो टारगेट सेल्स है जहां पर उसको पहुंचाना है वहां पर पहुंचा देगा और इस तरह से जो है फूड का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सुक्रोज डिपेंड ऑन स्विंग सेल्स यानी जो टारगेट सेल्स है उसको दे दिया जाएगा। सुक्रोज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा पेपर लीफ से डिफरेंट पार्ट का एंड वाटर मूव्स बैक टू द जाइलम वेसल्स। और यहाँ से जाइलम वेसल्स में फिर वाटर मूव कर आ जाएगा और इस तरह से वाटर की मदद से फिर वाटर में डिजोल्व होकर के जो है सीड ट्यूब के जरिए जो है लीड से जो है आपका वो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होके यहाँ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग तो इस तरह से हम लोग आगे देखें कि कैसे फ्लोएम के जरिए जो है ट्रांसपोर्ट होता है फूड का। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है फ्लोएम टिश्यू करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है जाइलम करता है। तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को कंप्लीट किए। अब अगला टॉपिक जो हम लोग को करना है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो एक बात हम लोग को ध्यान रखना है कि एक्सक्रीशन और जो हमारा इजेशन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो एक्सक्रीशन is the biological process involved in the removal of harmful or toxic metabolic waste from the body is called excretion। जब हमारे शरीर से जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस होता है, तो बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है जो कि हार्मफुल होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। जबकि इजेशन जो है वो इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को जब हम
बॉडी से बाहर निकालते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट, अनडाइजेस्टेड एंड अनयूज्ड भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। अनडाइजेस्टेड एंड अनयूज्ड फूड, जो यूज नहीं हुआ, अनयूज्ड, जो बेकार है। तो इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। जो सुबह सुबह हम लोग करते एक्सक्रीट, उसको हम लोग इजेशन कहते हैं। इजेशन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान जो बेकार अनपच बचा हुआ भोजन होता है, उसको जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं तो वो इजेशन है। जबकि एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट, जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, जैसे यूरिन है, CO2 भी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जमा होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो अब हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। तो हमारे लिए जो हार्मफुल सब्सटेंस है, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिलीज करने की या बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में क्या क्या मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है? तो वेरियस वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान जो वेरियस वेस्ट सब्सटेंस हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट में सबसे पहले जो होता है वो हमारा लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रकार का मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो हमारे बॉडी से हमको बाहर निकालना होगा। उसके बाद है एक्सेस वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है? श्वसन क्रिया के दौरान हम जब सांस छोड़ते हैं तो लंग्स से हमारा फेफड़ा से बाहर निकल जाता है, ये भी हम बॉडी में रख नहीं सकते हैं। एक्सेस वाटर जब हम लोग स्वेट करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, पसीना जब निकलता है तो पानी भी निकलता है बॉडी में। उसके बाद है एक्सेस मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट है। जो अधिक सॉल्ट है, यूरिया है नाइट्रोजनस वेस्ट में, तो नाइट्रोजनस वेस्ट आर कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं। और हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा यही मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें आपका अमोनिया है, NH3, यूरिया है, ये यूरिया जो यूरिन के रूप में निकलता है, यूरिया NH2CO का फॉर्मूला होता है, एंड यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बहुत बार सुने होंगे आपने कहा कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण उसके जोड़ों में जॉइंट पेन हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है यूरिक एसिड के डिपोजिशन के कारण। तो नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, और ये सब जो होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जो हमारा बॉडी से रिलीज होता है, और इनको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन ये कैसे होगा, कैसे आप अपने बॉडी से इसको निकालेंगे? तो इसके लिए है नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारे बॉडी में क्या क्या जनरेट होता है? कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है जिनके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। जैसे एनिमल्स में हम बात करें, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेस। फिश जो है ये यानी जो पानी में रहने वाला जो जीव, जो पानी में रहने वाला जीव है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट क्या क्या जनरेट होता है? तो उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो एक तरह से, जैसे एक्वेटिक एनिमल में अगर हम लोग फिश की बात करें तो इसमें जो होता है वो होता है अमोनिया। इसमें अमोनिया जो है वो मेन एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसका, और फिशेस जो कि अमोनिया निकालती है, इसलिए इसको हम लोग एमोनोटेरिक बोलते हैं। एमोनोटेरिक बोलते हैं इनको, फिशेस को हम लोग बोलते हैं एमोनोटेरिक। बर्ड्स, इंसेक्ट और रेप्टाइल्स जो होते हैं, पक्षियों में, रेप्टाइल्स में और इंसेक्ट में, तो बर्ड्स में बहुत कम यूरिन निकलता है और ये यूरिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इसका होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। इंसेक्ट में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, इसलिए इनको हम लोग यूरियोटेरिक बोलते हैं, यूरियोटेरिक इनको बोलते हैं। और मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन अगर हम बात करें
तो मैमल्स में जो है आपका ह्यूमन बीइंग भी आ जाता है, मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, स्तनधारी। तो ह्यूमन के केस में और मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है यूरिया। वो क्या होता है? यूरिया। इसलिए हम लोग क्या होते हैं? यूरियोटेरिक होते हैं। यूरियोटेरिक वैसा ऑर्गेनिक जो यूरिया निकालता है उसको हम लोग बोलते हैं यूरियोटेरिक। तो वैसे ऑर्गेनिक को हम लोग बोलते हैं यूरियोटेरिक, और इसको हम लोग कहते हैं यूरिको। इसमें इतना ही होगा, ये यूरिकोटेरिक एसिड निकालता है, यूरिक एसिड निकालता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेरिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें यूरिक एसिड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेरिक। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरिकोटेरिक। यूरिको सीओ यूआरईसीओ यूरिकोटेरिक यूरिक एसिड वाले को, और यूरियोटेरिक बोलेंगे जो हम लोग जो है यूरिया निकालते हैं। हमारा मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो हमारा यूरिन के फॉर्म में निकलता है वो है यूरिया। तो नाइट्रोजनस वेस्ट मैमल्स का मोस्ट इंग्रेडिएंट्स में यूरिया होता है, इसलिए इसको यूरियोटेरिक बोलते हैं। यूरिक एसिड निकालने वाले को यूरिकोटेरिक बोलते हैं, और जो अमोनिया निकालता है उसको हम लोग एमोनोटेरिक बोलते हैं। तो ये हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट के आधार पर ऑर्गेनिक को तीन प्रकार इसमें हम डिवाइड किए। इसके बाद क्या है? अगला है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा ह्यूमन बीइंग में वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए होगा, उसको हम लोग देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें बेसिकली हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन होता है। सबसे पहला जो होता है वो है किडनी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन जो होता है वो होता है किडनी। अब पेयर ऑफ किडनी होता है, पेयर में होता है लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी होता है। 2 किडनी हमारे बॉडी में होता है। दूसरा जो होता है वो 2 यूरेटर होता है, यूरेटर्स। और तीसरा है एक यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है यूरेथ्रा। तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी में के एक्सक्रीटरी सिस्टम में मुख्य रूप से 4 ऑर्गन होते हैं। आप यहां देखने पा रहे हैं लिखा हुआ है kidney, a pair of kidney just inside the back of the ribs regulate the chemical composition of fluid in the body and helps in the formation of urine. यूरिन बनाने में हमारा किडनी ये मदद करता है। राजमा के आकार का बिग सेट किडनी, इससे निकला हुआ हमारा 2 यूरेटर है, जो कि यूरेटर का काम है कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर तक ये यूरिन को कैरी करके जाता है हमारा यूरेटर, और ये है यूरिनरी ब्लैडर और यहाँ यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर is an expandable muscular sac that retain urine until it is discharged from the body. यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो बॉडी में यूरिन को स्टोर करके रखता है, और जब हमारा सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है तो यूरेथ्रा एक बाहर का एपर्चर है जिसके माध्यम से यूरिन जो है हम लोग रिलीज करते हैं। द ट्यूब थ्रू व्हिच यूरिन इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ये रेड कलर का ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी, और ये ब्लू कलर का रीनल वेन। रीनल आर्टरी क्या करता है? डर्टी ब्लड को लाता है, brings blood containing oxygen and urea from the aorta to the kidney। जो हमारा हार्ट है aorta है मेन ब्रांच से, वहां से ये ऑक्सीजन एंड यूरिया फ्रॉम द एरोटा जो वेस्ट मटेरियल है इसको कैरी करके ये लेता है, रीनल आर्टरी लाता है, किडनी को देता है, किडनी फिल्टर करता है, और फिर रीनल वेन जो है फिल्टर्ड ब्लड को वापस बॉडी में ले जाता है। तो रीनल वेन का काम है ब्रिंग्स फिल्टर्ड ब्लड, जो छाना हुआ ब्लड है, फ्रॉम द किडनी टू द इंफीरियर वेना के बाद ला कर देता है, फिर वापस हार्ट में चला जाता है, वो सर्कुलेट होता है। तो किडनी का काम है फिल्टर करना, फिल्टर करके ब्लड से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करना और यूरिन बनाना, यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर निकलवाना। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि किडनी कैसा होता है। अगर हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की हम लोग बात करें तो ह्यूमन का किडनी जो है वो आप देख रहे हैं ऐसा किडनी है एक्सटर्नल व्यू में। ये जो हमारा किडनी है ये राजमा के आकार का होता है, यानी बीन शेप होता है। कैसा होता है? तो बीन शेप होता है, राजमा के आकार। ये राजमा के आकार का है और बीन शेप। 2 किडनी हमारा होता है, लेफ्ट राइट किडनी। इसमें आप देख पा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में ये किडनी है। यहाँ पर रीनल आर्टरी के सामने बताया कि वो डर्टी ब्लड को लेकर के आएगा, किडनी को देगा, यहाँ फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद जो है
यूरेटर से ये बाहर निकल जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर को दिया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर जो आएगा तो यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी से वेस्ट यूरिन को निकाल देगा और जो फिल्टर किया हुआ ब्लड है वो रीनल वेन के जरिए वापस चला जाएगा। तो ये काम जो है हमारा किडनी करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और यूरिन को बाहर निकालता है और बाकी जो ब्लड है वो फिल्टर किया हुआ ब्लड और रीनल वेन के माध्यम से वापस बॉडी में रख लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा किडनी का स्ट्रक्चर। ये राइट से होता है, बी से किडनी होता है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी का है हमारा। जो नेक्स्ट में हम देखते हैं किडनी का ये स्ट्रक्चर को आप देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको दिखा रहा है थोड़ा सा। इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें जो है ये यूरेटर है, यूरेटर जो कि यूरिन को कैरी करता है। यूरेटर का काम है यूरिन को कैरी करना। यहां पर जो आपका ये रीनल आर्टरी जो है अनफिल्टर्ड ब्लड जो कि वेस्ट ब्लड रहता है, वेस्ट ब्लड को लेके आता है और ये किडनी को देता है। किडनी यहां पर फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद जो है ये फिल्टर किया हुआ ब्लड को रीनल वेन जो है ये लेके चला जाता है बॉडी में वापस। और जो फिल्टर करने के बाद जो यूरिन बचता है, यूरिन के रूप में ये आ जाता है यूरेटर से होते हुए ब्लैडर के पास। यहाँ ब्लैडर है और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से किडनी हमारा यूरिन बनता है, फिल्टर करता है, पहले डर्टी ब्लड आता है, फिर फिल्टर करता है, फिल्टर करके उसको वापस भेज देता है और यूरिन को दे देता है यूरिनरी ब्लैडर से, ब्लैडर से यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकालता है। तो कुछ इस तरह से काम होता है। ये यूरिन जो बनता है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस इनसाइड द किडनी। हमने आपको बताया किडनी के अंदर जो है यूरिन बनेगी, ब्लड फिल्टर होगा। ये कैसे होगा तो हम लोग इसको देखते हैं, हाउ व्हाई एंड हाउ यूरिन इज फॉर्म। यहां पर एक क्वेश्चन आ गया कि यूरिन कैसे क्यों बनता है और यूरिन कैसे बनता है। तो यूरिन अगर बनेगा तो यहां पर आपको समझना है हमको कि व्हाई यूरिन इज फॉर्म। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यूरिन क्यों बनता है। यूरिन इज फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस। वेस्ट मटेरियल के जनरेट होता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो है यूरिन बनता है वो, एंड दिस यूरिन इज deposited in the blood. तो urine formed during the metabolic process and get mixed with the blood और ये blood में mix हो जाता है। So you will need to filter the blood. तो हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा। ब्लड ये हो गया वाइट। यूरिन फॉर्म क्यों बन गया, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड गेट मिक्स्ड विद द ब्लड, सो वी नीड टू फिल्टर द ब्लड। अब ये कौन करेगा, हाउ यूरिन फॉर्म। तो यूरिन जो बनेगा जब हमारा ब्लड फिल्टर होगा तो यूरिन बनेगा। यूरिन कैसे बनेगा, तो यूरिन इज फॉर्म बाय द filtration of blood by the kidney. कौन करेगा, किडनी करेगा, by the kidney with the help of
नेफ्रॉन। अब किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है नेफ्रॉन। यूरिन इज फॉर्म बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड में जो डेड मिक्स है उसको फिल्टर करेगा कौन? किडनी, with the help of nephron. So nephron is the structural and functional unit of kidney. किडनी हमारा जो है वो फिल्टर करेगा विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की मदद से हमारा किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करेगा और ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाएगा। किडनी जो है helps in the filtration of blood with the help of the nephron. So nephron is the structural and functional unit of किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन इज द structural and functional unit of kidney। यही स्ट्रक्चर भी बनाता है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। और हमारे किडनी के अंदर जो है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी लाखों की संख्या में 10 लाख से भी ज्यादा मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ डायग्राम आप देख पा रहे, डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम लोग सरल तौर पर बनाएंगे। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन आवर किडनी, प्रेजेंट इन आवर किडनी which filter the blood, फिल्टर करता है 180 लीटर फिल्टर करता है हमारा किडनी ब्लड। लेकिन यूरिन कितना निकलता है? सिर्फ 1.5 लीटर निकालता है यूरिन। लेकिन 180 लीटर ही फिल्टर करता है पूरे दिन भर में, 24 आवर्स में। ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का जो देख रहे हैं सर्च किया है, बहुत जटिल है। यहाँ की आप पहले वाले भाग को देखिए, ये और ये यहाँ पर है ब्रांच ऑफ फ्रीडम ग्रेड, ये गया है। इसको आप लोग थोड़ा बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। कैसे नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चर बनाता है किडनी का, इसको हम लोग देखेंगे। आप उसको अभी हम लोग बहुत ही सरल अंदाज में बनाएंगे कि नेफ्रॉन का डायग्राम यहाँ का। सबसे पहले नेफ्रॉन जो ऐसे बनाना है, सबसे पहले ये इसमें एक स्ट्रक्चर होता है दो, जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। ये इसका हेड होता है इसमें। ये बोमेन्स कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो है इसमें ट्यूबुलर पार्ट होता है। ट्यूबुलर पार्ट जो है ट्यूबुलर पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी की बोली। तो इस ट्यूबुलर पार्ट को लेते हैं, इसको भी बनाएंगे।
ये हमारा कलेक्टिंग ड्रग है। ये है कलेक्टिंग ड्रग। ये कलेक्टिंग ड्रग हो गया। इसमें जो आप देख पा रहे हैं ये जो है मोमेंट्स कैप्सूल, ये मोमेंट्स कैप्सूल है। इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पीसीपी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। हमारे किडनी में दो पार्ट है, मोमेंट्स कैप्सूल और ये है ट्यूबुलर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं किडनी ट्यूबुल। ये ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट में दो पार्ट, एक है पीसीपी जिसको हमको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये पीसीपी हुआ यहां से आना। उसके बाद है आपका ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, ये किडनी से दूर है, इससे मोमेंट्स कैप्सूल से, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये डीसीटी है, यहां से यहां, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले, हेनलिस लूप इसको हम लोग बोलते हैं। यहां पर जो आपका पड़ा है, इसमें ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ब्लड कैपिलरीज से भरा हुआ ये इन्फिल्ट्रेट करने वाला ग्लोमेरुलस होता, ये ग्लोमेरुलस होता। यहां पर दो ट्यूब है जो कि ब्लड को कैरी करके रखता है। एक है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरी या एफाइन आर्टरी। जो रीनल आर्टरी है जो है, ये क्या करता है, डर्टी ब्लड या वेस्ट ब्लड को लाता है। डर्टी ब्लड इधर से जाता है और ये ग्लोमेरुलस के पास आता है। इधर से जो है फिल्टर ब्लड, फिल्टर ब्लड जो है आपका, फिल्टर ब्लड यहां से निकलता है और बॉडी में चला जाता है। इस दौरान जो है यहाँ पर ब्लड रीनल वेन भी है इसमें, जो ये रीनल आती है, रीनल वेन, रीनल वेन ब्रिंग्स फिल्टर ब्लड और प्योर ब्लड। जो फिल्टर्ड होता है, फिल्टर्ड जो ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फिल्टर। ये फिल्टरिंग जो है आपका इस वुमेन्स कैप्सूल में आ रहा है, फिल्टर हो, यहाँ पे हम डायग्राम और भी इलेबोरेट करके देख लेंगे। तो ये किडनी ट्यूबुल में ट्यूबुलर पार्ट में तीन पार्ट है, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड इधर कलेक्टिंग डक्ट है, और ये होता है वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। इसको हम लोग माल्पीजियम बॉडी भी बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला नहीं है, टफ टफ कैपिलरी है जिसके माध्यम से फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद जो है ब्लड, डर्टी ब्लड जो है इनिशियल फिल्टर के रूप में ये वुमेन्स कैप्सूल में जमा हो जाएगा। वहां से ये फिर जो वेस्ट छाएगा वो इस पीसीटी, डीसीटी से होते हुए यूरिया भर में कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो। वो एक एक प्रोसेस को, ये तो स्ट्रक्चर हो गया फंक्शन के आगे करेंगे। तो आगे देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट है, अब हम लोग देख रहे हैं फंक्शन ऑफ नेपो। जैसा हमने बताया कि स्ट्रक्चर तो आप सिंप्लीफाइड करके आपने देख लिया,
अब हम लोग करते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है। तो अगर हम लोग बात करें तो नेफ्रॉन जो होता है तो स्ट्रक्चर जो बनाया किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो यही फंक्शन करता है। दैट इज द नेफ्रॉन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। किडनी जो यूरिन बनाता है वो नेफ्रॉन की मदद से बनाता है। ये जो हमारा नेफ्रॉन है ये यूरिन तीन तरीके से तीन प्रोसेस होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है थ्री स्टेप्स। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन फाइनली। सबसे पहले आप यहाँ आप देख पा रहे हैं जो डायग्राम आपको बताया कि वही है। यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन के लिए ये जो है ग्लोमेरुलस कैपिलरी है, ये इधर से क्या है आपका जो रीनल आर्टरी जो है इधर से डर्टी ब्लड लाया, यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ और जो फिल्ट्रेट था प्योर वो यह बाहर निकल करके रीनल वेन जो है इसको कैरी करके वापस ले गया। इसके बाद ग्लोमेरुलर में फिल्टर करने के बाद वोमेन्स कैप्सूल को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के यहाँ पर इनिशियल फिल्ट्रेट आए। फिल्ट्रेट आने के बाद जो है ट्यूबुलर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। तो सबसे पहला स्टेज जो आता है वो है ग्लोमेरुलर का जो ब्लड कैपिलरी है वो फिल्ट्रेट करेगी और फिल्ट्रेट जो है यहाँ पर जमा हो जाएगा जिसको आप लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को थोड़ा और लिखते हैं कैसे वो हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें है आपका पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है हमारे बॉडी को वही प्रोड्यूस होता है। पहले अमोनिया बनता है, फिर उसके बाद आपको देखा कि अमोनिया के बाद जो है वो यूरिया भी कन्वर्ट होता है और यूरिया फिर यूरिन बन के रिलीज होता है। लेस टॉक्सिक यूरिया में बनता है, अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो नाइट्रोजन वेस्ट फिल्टर्ड होगा ग्लूकोज, वाटर, amino acid, excessive salt from the blood are filtered by the blood capillary of the glomerulus and the initial filtrate जैसा हमने आपको बताया कि क्या क्या फिल्टर करेगा हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें आपका यूरिया है, ग्लूकोज, वाटर, amino acid, excessive salt from the blood are filtered by the blood capillary of the glomerulus and the initial filtrate are collected into the Bowman capsule। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ग्लोमेरुलस जो है फिल्टर कर देगा। यहाँ पर ब्लड को हार्ट जो है वो डर्टी ब्लड जो है वो आपका आएगा ब्लड फ्रॉम हार्ट, ये एपरेंट हार्ट में इसको लेके आएगा और यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है ये फिल्टर करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट को ग्लोमेरुलस में फिल्टर है। फिल्टर करने के बाद जो यहाँ पर आपका जो इनिशियल फिल्ट्रेट जो बनेगा किडनी का ये बोमेन्स कैप्सूल में जमा हो जाएगा। द इनिशियल फिल्ट्रेट विल कलेक्टेड इन द बोमेन्स कैप्सूल और ये नीचे की ओर जो है आपका ट्यूबुलर पार्ट में पीसीडी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल के पास ये आएगा और जो फिल्ट्रेट होगा वो वापस चला जाएगा आपको इस दौरान जो है ब्लड के ले जाए। इसमें जो है आपको हमने बताया था कि फिल्ट्रेशन के बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा। आपको इनिशियल फिल्ट्रेट है यहाँ के बाद जो है वो चला जाएगा नीचे आपको ट्यूबुलर पार्ट में, ट्यूबुलर पार्ट में जाएगा तो वहां पर रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसको हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्रांचेज ऑफ रीनल वेन है ये भी चला हुआ है इस ट्यूबुलर पार्ट के पास। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा। कुछ जो मटेरियल है वो क्या होगा आप यहाँ पर समझिए कि कुछ मटेरियल जो है जो फिल्ट्रेट के रूप में आ जाएगा इस ट्यूबुलर पार्ट में वो वापस बॉडी को रखना पड़ता है तो वो फिर चला जाएगा इस रीनल वेन में। उसके बाद जो है ये यहाँ पर सिर्फ यूरिन के रूप में वेस्ट मटेरियल सॉल्ट और यूरिन ये वापस आके कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। कैसे होगा ये आपको देखते हैं। ये भी इसके दौरान ये चलेगा। आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं ये नेफ्रॉन का। यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, इसमें कुछ चीजें इसमें आएगी, कुछ चीज इसके पास होगा जो नहीं जरूरी है वो इसको भी दे देगा। कुछ इधर से इसमें भी आएगा, कुछ इधर से इसमें भी जाएगा। वो हम लोग देखते हैं कि करके कैसे वो होगा जो कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का होगा। तो इसके लिए जो है हम लोग ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेशन के बाद जो है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में आते हैं। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में देखिए आप देख पा रहे हैं ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद जो है यहाँ फिल्ट्रेट जो है वो नीचे की ओर आया, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में नीचे की ओर आया ये यहां से और ये इधर। अब इस दौरान जो है आपने जो यहाँ पर ये कैपिलरी है जिसको आपने वहां पर देखा था रीनल ब्लेड का कैपिलरी, ये यहाँ पर है। अब इसमें क्या होगा कि यूजफुल सबस्टांसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, salts and a major amount of water from the filtrate, जो इनिशियल फिल्ट्रेट में इसमें जो है आपका आ गया है ग्लूकोज, इसमें आ गया है ग्लूकोज, समझिए फिल्ट्रेट में, एंड एमिनो एसिड्स, यहां पर एमिनो एसिड्स भी है ये, एंड a major amount of water, कुछ वाटर भी from the filtrate are absorbed back by the blood capillary। ये ब्लड कैपिलरी इसमें मांग लेंगे कि भाई ग्लूकोज हमको दे दो, भाई एमिनो एसिड हमको दे दो, भाई वाटर जो एक्सेस है वो हमको दे दो, एंड द ब्लड कैपिलरी विल रिसीव दिस इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो फिल्टर होकर के बहुत हाई प्रेशर से फिल्टर हुआ तो बहुत सारा इसमें रह गया। अब इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से मैंने जो यहाँ बोनस कैप्सूल का फिल्ट्रेट था इसमें से ग्लूकोज, एमिनो एसिड वगैरह निकाल करके इस ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा जो इसके अराउंड घूम रहा है वो यहाँ पर ले लेगा, रख लेगा। उसके बाद जो है वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर एब्सॉर्ब बैक बाय द ब्लड कैपिलरी कवरिंग अराउंड द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के चारों ओर जो घूम रहा है। और लास्ट में जो आपका यूरिया एक्सेस सॉल्ट, जो यूरिया सॉल्ट है और कुछ वाटर जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं था वो फिर इधर से आते हुए कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। तो ये काम होगा। इस दौरान क्या है एक चीज और होगा आपको समझना है यहाँ पर कि ट्यूबुलर रीऑब्जॉर्प्शन जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें सिलेक्टिव सिक्रेशन में सिक्रेट करने, इस दौरान क्या होगा कि कुछ सॉल्ट या कुछ जैसे सोडियम के सॉल्ट है वो इस कैपिलरी से इसमें भी आएगा। वो कहेगा रुको भाई कहां जा रहे हो, थोड़ा कुछ बेकार चीज मेरे पास भी रह गया है जरा इसको भी तुम ले लो, तो ये इसमें से इसमें भी आ जाएगा। और फाइनली एकदम अच्छा चीज जो बॉडी के लिए जरूरी है ग्लूकोज वगैरह, एमिनो एसिड वगैरह, वो ये कैपिलरी लेकर के वापस बॉडी में चला जाएगा और जो गैर जरूरी चीज है मेटाबॉलिक वेस्ट है हार्मफुल वो इस आकर के कलेक्टिव डक्ट में जमा हो जाएगा, वहां से यूरेटर को दे दिया जाएगा, यूरेटर जो फिर है वो यूरिनरी ब्लैडर को दे देगा और बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो अंतिम वाला हिस्सा जो होगा वो होगा सिक्रीशन, तो उसको हम लोग देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो फाइनली यूरिया जो हमारा यूरिया है एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सिक्रीटेड इनटू द ट्यूबुल, वो ट्यूबुल में छोड़ दिया गया, जो बेकार था एक्स्ट्रा वाटर भेज दिया तो भाई सॉल्ट भी ले लो, एमिनो ये सोडियम के सॉल्ट वगैरह वापस ब्लड कैपिलरी जो है वो वहां से भेज देता है आपको ट्यूबुल में, ट्यूबुलर पार्ट में, और ये चला जाता है passes into the tubule which passes then passes into the collecting duct, और किडनी ट्यूबुल से होते हुए ट्यूबुलर पार्ट से होते हुए ये चला जाता है आपको कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली जो है ये जाके जमा हो जाता है फ्रॉम वेयर इट गोज इनटू द यूरेटर एंड फाइनली यूरेटर सेंड इट टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पास जो है ये चला जाता है आपको जहां वो स्टोर होता है। ब्लैडर जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो यूरिन को स्टोर करके रखता है एक लिमिट तक, उसके बाद आपको अर्जेंसी होती है, ब्रेन को आपको बार बार स्ट्राइक करता है कि आपको यूरिन जो है वो खाली करना है, आपको यूरिन रिलीज करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड यूरिनेशन। मिक्स्ड यूरिनेशन क्या है, या उसको यूरिनेशन भी कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से यूरिन निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग मिक्स्ड यूरिनेशन कहते हैं या यूरिनेशन कहते हैं। और यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर में गया
कलेक्टिव डक्ट से यूरेटर में गया, यूरेटर से यूरिन जो है वो चला गया यूरिनरी ब्लैडर में। द ब्लैडर इज मस्कुलर and it is under nervous control and it sends the sign of urgency to release urine from the body। यहाँ बॉडी लिखा हुआ है, बॉडी से बाहर निकालने की वो अर्जेंसी आपको देगा कि भाई आप बॉडी से बाहर निकालो, आप बॉडी से बाहर निकालो। और इस तरह से हमारा जो है यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, हमारा जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो मिक्स यूरिनेशन की प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं एक्सपेलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड मिक्स यूरिनेशन। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। इस तरह से नेफ्रॉन का काम जो है वो पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन कंप्लीट हुआ। तो होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।